नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पेंड्रा जिले के 6वें स्थापना दिवस और 2 दिवसीय आरपा महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पेंड्रा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने 113 विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ 100 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की विकास सौगात दी। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 300 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मरवाही में उच्च विश्राम गृह और साथ ही समदुलई पर्यटन क्षेत्र में स्टॉप डैन मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में जिले को शामिल करने और जिला मुख्यालय में भव्य ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की। जिसको अरपा महोत्सव के रूप में मनाते हैं, तो मैं सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को अरपा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। GPM जिले को बने हुए 6 वर्ष हुए हैं, लेकिन 6 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है। और आज इस अवसर पर यहाँ 300 जोड़ी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दाम्पत्य जीवन में जुड़े भी हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उनके नया जीवन की बधाई उनको, उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और आज छत्तीसगढ़ एक रिकॉर्ड बनाया है कि पहली बार एक साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों में 6000 से ज़्यादा जोड़ी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी संपन्न हुआ है। तो ऐसे सभी 6000 से ज़्यादा जोड़ियों को भी, हमारे बेटियों को, बेटा लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबका दाम्पत्य जीवन मंगलमय, सुखमय हो। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी आज की इस शादी को मतलब दर्ज किया है, जगह दिया है। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और बड़ी तकलीफ होती थी गरीब माता पिता को अपनी बेटी की शादी करने में, इतना तक कि ज़मीन बारी बेचना पड़ता था, रेगा करना पड़ता था, अपने हित मित्रों से उधारी लेना पड़ता था, कई वर्षों तक उधारी चुकता करना पड़ता था। लेकिन 2005 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री कन्या विवाह का शुभारंभ किए और आज 20 वर्षों में 5 गुना राशि भी बढ़ा है। उस समय 5000, हमको याद है 5000 मिलता था, आज वो 50,000 हो गया है। आज 35,000 का चेक बेटी के हाथ में देते हैं, तो निश्चित रूप से उसको भविष्य में काम आएगा। तो इस तरह की बात। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ही इस जिले को पहले बाईपास के लिए राशि आवंटित की थी। अब कुछ राशि के लिए बाईपास का काम बाकी है पेंड्रा में ही, तो क्या माना जाए कि कब तक उसमें बाकी राशि मिल सकेगी? देखिए, सभी काम होंगे, लेकिन जहाँ तक बाईपास की बात है उसमें राशि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ज़मीन का कुछ विषय है, मतलब ज़मीन अधिग्रहण करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए पहले तो दूर करना पड़ेगा। राशि की कोई कमी नहीं आएगी। उद्गम से लेकर समापन तक अरपा नदी की स्थिति ठीक नहीं है, बदहाल है। अरपा के उत्थान के लिए क्या काम करेंगे जबकि इसका राजनीति की शुरुआत यहीं होती है? देखिए, आज हमने प्रेजेंटेशन देखा है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत स्कोप है यहाँ पर, और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ को भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो नई उद्योग नीति हमने बनाई है वर्ष 2024-30, उसमें पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। और एक होम स्टे, हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा कि यहाँ भी होम स्टे का प्रावधान है। यहाँ भी साल भर काफ़ी फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहकर उनकी संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं। और ये बस्तर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो जो 60 कंट्री में बेस्ट जो 20 विलेज का, पर्यटन विलेज का जो चयन किया है, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का धुरमारा शामिल है, जो बस्तर क्षेत्र में है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उसमें अरपा उद्गम भी है। और आपका ये भूमि तो इतना पवित्र है कि आज जो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है, उसका जो वंदना कह सकते हैं, वो अरपा के नाम से ही शुरू होता है। तो ऐसी पावन धरती को नमन करते हैं। निश्चित रूप से उसके विकास पर भी चिंता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बस्तर में सरकार हमारे कार्यों को दिखा रही है
अभी सरकार सिर्फ योजनाएं बनाने में लगी हुई है, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए कहते हैं कि सभी लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। देखिए, मानसिक स्थिति तो उनकी खराब हो गई है, काहे कि लगातार चुनाव में हार हो रही है। विधानसभा में बुरी तरह से हारे, लोकसभा में हारे, नगरीय निकाय और पंचायती राज में बुरी तरह से हारे। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की जनता आज कांग्रेस पार्टी को नकार दी है, बिल्कुल सिमटते ही जा रहे हैं और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। और आज जहाँ तक अगर नक्सली की बात करते हैं तो आज 75% नक्सलवाद मतलब 2023 के पहले छत्तीसगढ़ में था और 23% बाकी के 6-7 प्रदेशों में था। जब हमारे देश के गृह मंत्री जी जनवरी 2024 में समीक्षा की तो ये पता चला। तो अगर वो ठीक से लड़ाई लड़े होते या सहयोग किए होते तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ की नहीं होती। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीपीएम जिले की 6वीं स्थापना वर्षगांठ पर 100 बिस्तर युक्त नए जिला अस्पताल भवन का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही आपको बता दें जिले की 62 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त और 51 पंचायतों का बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत 3 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की। कार्यक्रम में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं जिला मुख्यालय स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मंगलवार को 94 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण किया गया। वहीं इसके बाद धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न किए गए। विवाह योजना में 94 जोड़ों का विवाह हुआ है। विकास खंड मुंगेली से 32 और लोरमी से 62। पथरिया से ये जोड़े नहीं हो पाए हैं और नेक्स्ट टाइम जैसे ही होता है तो हम फिर पथरिया के ब्लॉक का ऑर्गेनाइज करेंगे। सामूहिक विवाह में जो शामिल होते हैं जोड़े, उनके पीछे हम एक जोड़े के प्रति 50,000 करते हैं, जिनमें से 7,000 जो होते हैं वो वर वधू के कपड़े, गहने, इन पर खर्च किया जाता है और 8,000 जो है वो व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, जैसे भोजन की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, बारात निकालना होता है, शादी करवानी होती है, तो इन सब पर हम 8,000 प्रति जोड़ा व्यय करते हैं। हमारा लक्ष्य 110 था, हम पहले 36 जोड़े करवा चुके हैं और अभी 94 जोड़े, तो हमने इस वर्ष अपना 100% लक्ष्य जो है वो पूर्ण कर लिया है। बहुत विशेष अभियान है जिसको हम MDA बोलते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। इसमें फाइलेरिया को कम्प्लीटली हटाने के लिए, उसको पूरा रिमूव करने के लिए ज़िले में माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी अगले 5 दिनों तक लगातार जो है वो सामूहिक दवाई सेवन का कार्यक्रम किया जाएगा और इसको सभी को, जितने भी हमारे 8.5 लाख लोग हैं, सभी लोगों को इसका सेवन करना है। और जो फाइलेरिया का जो एक चक्र है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है, उसका वो बिल्कुल कैंसर की तरह होता है। अगर किसी व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को अगर किसी ऐसे मच्छर ने काट लिया जो किसी ने संक्रमित व्यक्ति को काटा है, तो व्यक्ति को फाइलेरिया होने के चांसेस आज रहते हैं और 10 साल बाद भी रहते हैं। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मुझे लगता है कि सभी लोग को इसका सेवन करना चाहिए। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और खाली पेट इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को और सारे हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई।
तो वहीं 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा निकाली जाने वाली भगवान शंकर की बारात एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी। ये आयोजन लगातार 18 साल से हो रहा है। इस बारात में देश प्रदेश भर से झांकियां और भव्य प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी, जिसमें शिव तांडव, मां काली और नित्य गणेश और हनुमान भगवान की झांकियां दर्शकों का आकर्षण होंगी। वहीं आयोजन में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग आमंत्रित हैं। बारात की तैयारियों में समिति के युवा, महिला और सदस्यगण पिछले 2 महीने से जुटे हुए हैं। देवादेव महादेव की बारात का एक वर्ष करते करते ये 18वां वर्ष आ गया है। निश्चित तौर पे 8 वर्ष का पड़ाव एक अपने आप में कहीं ना कहीं हम लोगों का विभूत करता है, हम लोगों को खुशी देता है। और कहीं ना कहीं इस बार हमने एक बड़ी तैयारी विगत 3 माह से कर रहे थे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बने, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बने। तो 2 रिकॉर्ड बनाने के तत्पर हम तैयार हो गए हैं, क्योंकि बाबा की बारात अन्य जगह भी है, लेकिन यहाँ बाबा की बारात में जन सैलाब आता है। तो जन सैलाब जो है, साथ में ही 7 प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेंगे तो 7 प्रदेश की बड़ी झांकियाँ जो आपको अद्भुत नज़ारा के साथ, चाहे वो केरल प्रदेश की झांकियाँ हो, आंध्र प्रदेश की झांकी हो, दिल्ली की झांकी हो, यूपी की झांकी हो, चाहे आप उड़ीसा की झांकी कह ले, शहडोल मध्य प्रदेश की झांकी हो, मतलब बड़ा ही मनमोहक और आनंदमय क्षण होगा, पल होगा, जिसके हम सब लोग साक्षी आएंगे। तो देवादेव महादेव की ये 18 वर्ष की बारात है। देवादेव महादेव की कृपा से बोलबम समिति करा पाता है। ये समझ लीजिए, करते भी बाबा है, कराते भी बाबा है, हम हैं माध्यम। और निरंतर बाबा की कृपा और आशीर्वाद बोलबम समिति और भी जनगाने सभी लोगों पे पड़ती है। और ये भिलाईवासी, चूंकि मिनी इंडिया, ये सौभाग्य और भाग्य का विषय होता है कि मिनी इंडिया में इतनी बड़ी बारात, इस तादाद में बारात और इतने प्रदेश की झांकियां लोगों को आनंद में देखने का एक क्षण होता है, एक पल होता है जो अद्भुत होता है। तो वहीं रायगढ़ में उद्योगों के विस्तार के नाम पर किसानों के साथ कथित दमन का मामला सामने आया है। गेजा मुंडा के किसान रवि लक्ष्मी पटेल, दिलीप कुमार पटेल और भवानी ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस और पड़ोसी समावियों के बताए समाकन किया गया और विरोध करने पर उन्हें अपराधी बना दिया गया। हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अडानी पावर का हमारे यहाँ से रेल लाइन जा रहा है और कई दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये लोग पुलिस बल का प्रयोग करना चाहते हैं और पुलिस बल के प्रयोग से ही ये लोग अपना रेल लाइन बनाना चाहते हैं अडानी वाले। आज ज्ञापन देने आए, क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला है, पावती मिला है, किसी अधिकारी से भी बात नहीं हुआ है और कोतरा रोड थाने भी गए थे तो वहाँ भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, आप लोगों को न्याय नहीं मिलता तो क्या रूप रहेगा आगे आपको? अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग और आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि पटेल और ये मेरी बच्ची है, आज इसका एग्जाम था तो मैं छुड़वा के आया हूँ क्योंकि ये लोग बार बार पुलिस बल घुसा रहा है, इसीलिए। आईएसपी साहब को स्मरण पत्र देने आए थे कि गेजा मुंडा के ग्रामीण अडानी कंपनी जो इनके जमीनों में निर्माण कार्य के लिए गड्ढा खोद दिया है, पेड़ों की कटाई कर दिया है, खड़े फसल में आग लगा दिया है, उसके खिलाफ ये लोग आपराधिक प्रकरण 1 सप्ताह पूर्व दर्ज करवाए थे। उसके उपरांत एसडीएम, तहसीलदार पुलिस बल को लेके जा रहे हैं और गांव वालों को धमका रहे हैं कि आप लोग शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो। और अभी 3-4 रोज पहले व्यापार उद्योग केंद्र के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा गेजा मुंडा के अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया है कि वहां हम सीमांकन के लिए गए थे और शासकीय कार्य में गांव वाले बाधा पहुंचाए हैं। जबकि सीमांकन की जो प्रक्रिया है उसमें संबंधित ग्राम पंचायत को नोटिस दिया जाता है, भूमि स्वामी को, और भूमि स्वामी के जितने चौगद्दी में जो किसान हैं उनको राजस्व विभाग पहले नोटिस देता है, तब सीमांकन होता है। तो वो जो अडानी पावर बड़े भंडार के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, हमारी जमीन का मुआवजा अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया उन्होंने विधि सम्मत नहीं की है, न तो किसानों से सहमति लिया है, न ग्राम सभा से अनुमोदन कराया है और बोलते हैं कि जमीन शासकीय हो गई, अधिग्रहण हो गया है, एक्वायर हो गया है करके। कैसे एक्वायर हो गया भैया? 75% किसानों की सहमति अनिवार्य है भू अर्जन प्रक्रिया में, तो एक भी किसान का उसमें सहमति नहीं है और ये बोल रहे हैं कि जमीन एक्वायर हो गया है।
लगभग कितने किसानों की जमीन उसमें दिख रही है? उसमें लगभग तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में बहुचर्चित सलमा सुल्ताना हत्याकांड का ट्रायल निर्णायक चरण में पहुंच गया है। अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में चल रही सुनवाई में अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ अहम गवाहों के बयान अभी बाकी हैं। हाल ही में दर्ज हुए गवाह कोमल सिंह के बयान ने मामले को नई दिशा दी। उन्होंने हत्या की रात का आंखों देखा हाल बताते हुए आरोपियों की भूमिका और साथ ही घटनास्थल और वारदात के बाद की गतिविधियों का विस्तार से जिक्र किया। वहीं अभियोजन पक्ष के लिए ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलो सर, ये पूरा मामला क्या था और किस तरह से ये मामला सुलझा? कुसमुंडा थाने में गुम इंसान दर्ज हुआ था 2/2019, जिसमें सलमा सुल्ताना लश्कर के नाम से गुम इंसान दर्ज हुआ था। इसमें पूर्व में भी जांच पड़ताल की गई थी और मार्च 2023 से इसमें पुनः जब सारे गुम इंसान का जब तस्दीक किया गया तो इसमें उनके जो जान पहचान के लोग थे उनसे फिर से पुनः जब जांच पड़ताल किया गया, उनके कथन लिए गए तो उसमें बहुत सारा विरोधाभास आया। कड़ाई से पूछताछ करने पर जो उनके सहयोगी और कर्मी लोग थे तो यह चीज़ क्लियर हुआ कि 21 अक्टूबर 2018 को LIG 17 शारदा विहार में किसी बात को लेके मधु साहू और सलमा सुल्ताना के बीच में बहस हुआ था और उनके पर्सनल दोनों के बीच में किसी व्यक्तिगत कारणों से लेके उस बीच में मधु साहू और कौशल श्रीवास ने मिलके गला घोटकर सलमा सुल्ताना की हत्या किया था और उसके पश्चात इन लोग एक और सहयोगी अतुल शर्मा के सहयोग के माध्यम से इस डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया। इस पर से इसमें गुम इंसान के पश्चात इसमें मर्ग कायम करके अपराध क्रमांक, क्योंकि घटनास्थल कोतवाली का था इसलिए 482/2023 और IPC की धारा 302, 201, 34 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और 3 आरोपी जो है मधुर साहू जो जिम संचालक है और जिम का ओनर है, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, ये तीनों एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके पास से जो डेड बॉडी को छुपाने के लिए, दफनाने के लिए जो यूज़ किया गया था वो गाड़ी पहले से हमारे पास जब्त रखी हुई है और साथ में आरोपी का लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी जिसमें वॉइस कुछ रिकॉर्डिंग है वो भी जब्त किया गया है और आगे के प्रोसेस में जाता है। अभी तक जो चीज़ें जो जगह बताया गया है उसमें पहले भी प्रयास हुआ था। अब आगे जब भी इसमें न्यायालय के मार्गदर्शन में और उनसे परमिशन लेने के पश्चात में उस जगह का पुनः सारे उपकरण के माध्यम से जहाँ जो भी पॉसिबल हो सके उसके माध्यम से खोजा जाएगा। सलमा सुल्तान लश्कर का 3 आरोपियों के द्वारा गला घोंटकर हत्या करके जमीन में दफनाने का खुलासा हुआ है। इसमें थाना कोतवाली में FIR नंबर 482/2023 में IPC धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस FIR में अक्यूज नंबर 1 मधुर साहू, पिता अजय कुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, न्यू अमयर पारा, कोरबा का वासी है। अक्यूज नंबर 2 कौशल श्रीवास, पिता हीरादास श्रीवास, उम्र 29 वर्ष, दर्री इरिगेशन कॉलोनी, कोरबा का निवासी है। और अक्यूज नंबर 3 अतुल शर्मा, पिता नरेश शर्मा, उम्र 26 वर्ष, रूमगढ़ा थाना बालको नगर के निवासी है। इस केस में एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डेड बॉडी को रवाना करने के लिए यूज़ किया गया
4 व्हीलर व्हीकल को जब्त किया गया है। तो वहीं महासमुंद वन मंडल के वन परिक्षेत्र पिथौरा में बागारपल्ली वन कक्ष क्रमांक 211 और 212 में अचानक 14 जंगली सुअरों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय वन रक्षक ने मृत सुअरों को गुपचुप तरीके से जंगल में दफन करा दिया था, जिससे अवैध शिकार की आशंका भी जताई जा रही है। जांच में कार्यवाही घटना की शिकायत प्रधान मुख्य वन रक्षक को किए जाने के बाद आला वन अधिकारी मामले की जाँच में हरकत में आए। वहीं लापरवाही और घटना छुपाने के आरोप में स्थानीय वन रक्षक डिलीवरी कवर को निलंबित कर दिया गया है। नाम है डिम्पी बेस और मैं यहाँ पर संयुक्त वन मंडलाधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ बगारपाली में जो अभी आप घटनाएं सुन रहे हैं कि बहुत सारे जंगली सुअर की लगातार मौतें हो रही हैं, इस पर दो चीजें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। पहले तो ये कि कुछ जो जंगली सुअर थे उनकी बॉडी काफी डिकम्पोज हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम उनका अच्छे से हो नहीं पाया। बट हाल ही में जो हमें एक बॉडी प्राप्त हुई जंगली सुअर की, उसका पीएम हुआ अच्छे से और उसमें हम लोगों ने 8-9 सैंपल्स कलेक्ट किए। कुछ आशंका ये है कि कुछ बीमारी भी फैली हुई है और एक ये भी है कि उसने धान आसपास खाया हुआ है, तो कुछ पॉइजन के रूप में उसमें हो सकता है। लेकिन अभी ये बताना कंफर्म नहीं है जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आए। ये एक आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आसपास हम लोगों ने पूरा रेकी किया, उसमें किसी भी प्रकार से फंदा और इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। तो मुमकिन है कि कुछ बीमारी फैली हो सकती है, क्योंकि अगर किसी में पॉइजन होता तो बाकी भी जानवर हमें मृत मिलते, लेकिन अभी तक दूसरे किसी जानवर के मृत होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। मेरे द्वारा सभी जो आसपास के वाटर बॉडीज है वहां पे गए, वहां पे हमें पग की चिन्ह जो मिलते हैं हमने उसको भी देखा, तो उसमें चीतल बहुत ज्यादा है, सुअरों के भी हैं। तो अगर सेम पानी चीतल पी रहा है, अगर उसमें पॉइजन होता तो वो भी उसका भी मृत होने का। तो इसलिए हमने वाटर सैंपल अभी आसपास का ऐसा कलेक्ट नहीं किया, लेकिन अब आसपास के जो वाटर सैंपल वहां पे भी कलेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि अलग से ऐसा छोटा सा कोई वाटर नहीं है, बड़ा वाटर बॉडी बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब तो उसमें आशंका थोड़ी कम हो रही थी। अभी तक 14 हमने वो किया हुआ है बॉडी रिकवर, जिसमें से 3 जो है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन पुराने थे, बाकी जो है उनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा पुरानी थी। सूचना के अनुसार पहले जब हमने वहाँ पे जानकारी एकत्रित की तो मालूम चला कि लगभग 8-9 जगह मृत पाए गए थे और पूर्व में हमको यह लग रहा था कि वो कोई शिकार का मामला होगा, लेकिन उसके बाद भी रिसेंटली अभी 2 और जंगली सुअर मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनसे ये लग रहा है कि ये कोई शिकार ना होकर के कोई बीमारी है, तो हम उस एंगल से भी इसकी जांच कर रहे हैं और इसके लिए उनके विसरा को और सैंपल कलेक्ट करके संबंधित लैब में भेजा जा रहा है कि उसके ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण जाना जा सके। बहुत बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई थी, वन रक्षक के द्वारा। उसने किसी भी अपने उच्च अधिकारी को सूचित नहीं किया था, इसमें डिप्टी रेंजर को भी उसने नहीं बताया था कि वहां पर उसको मृत अवस्था में जंगली सुअर मिले हैं। नियमानुसार उनको पीओआर दर्ज करके कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने बिना पीओआर दर्ज किए ही वहीं उसको दफना दिया था। इसलिए ही उनको हम निलंबित किए हैं और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कोरबा के हरदी बाजार थाना इलाके में रलिया गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिससे बेटी गीता केवट ने अपने पिता को हशिया से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी युवती ने मोहल्ले वालों को खुद घटना की जानकारी दी। पुलिस ने गीता केवट और तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवती पिता की डांट से नाराज थी। पुलिस मामले की पूरी जाँच में जुटी हुई और घटना की सभी पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।